अच्छा हम क्या बोलते हैं, आपका एज पूछे तो बोले आपका क्या एज है, हाउ व्हाट इज योर एज? हाँ 18 साल नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 18 ईयर्स ओल्ड। क्यों बोलते 18 ईयर्स ओल्ड? पुराने हो गए। 18 साल पुराना माल हो गया आपका। 18 साल पुराना माल है, बताओ अभी तक एक्सपायर नहीं हुए। ऐसा बोलते हैं। तो 18 ईयर्स ओल्ड बोलते हैं, मतलब वो सांप जो है धीरे 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 डसता जा रहा है। एक बहुत अच्छा स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं अभी आपको। काफी जगह आपने स्टेटस पे हो सकता है देखा हो, कोई ऐसा शास्त्रों का स्टोरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा स्टोरी, तो उससे आपको पता चलेगा क्या कैसा है। फिर अच्छा तीसरा समय हमारा बर्बाद कहाँ जाता है सबसे पता है? अननेसेसरी वर्क, जो भी बेकार के बेफालतू के काम है। जैसे समझ लीजिए आज हमको क्या करना है, पढ़ाई करनी थी, लेकिन फ्रेंड का फ़ोन आया कि बोले चलो जो है एक जगह बहुत अच्छा स्टॉल लगा है, हम क्या वहाँ पे थोड़ा देख कर आते हैं। तो गए उसके साथ। फिर फ्रेंड बोले अरे भाई पैसे वगैरह लाया कि नहीं? तो बोले पैसे तो क्या है कि हमारा मंथ का एंड आ गया है तो हमको थोड़ा बचा के रखना है। बोले चिंता मत कर मैं दे दूंगा, अभी तुम खर्च करो, बढ़िया मैं बाद में दूंगा। और फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, भूल क्या जाते हो, फ्रेंड फोन ही नहीं उठाता ऐसा ही रहता है। तो अननेसेसरी वर्क मतलब कोई बेफालतू की चीजों में, मतलब हमको करना तो स्टडीज था, भक्ति करनी थी, माला करनी थी, लेकिन हमारा अपना टाइम का एंगेज जा रहा है बेफालतू की चीजों में। तो हेनरी डेविड एक बहुत अच्छे और फेमस व्यक्ति हैं अमेरिका के, वो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट वी आर बिजी अबाउट। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोले प्रभु जी मेरा एक समय भी बर्बाद नहीं जाता, मैं तो पूरा दिन बिजी रहता हूं। तो बोले अच्छा काय में बिजी रहते हैं? तो बोले मैं बिजी रहता हूं किसमें? बिजी रहने में बिजी रहता हूं तो बोले ये कैसा जवाब हुआ, बिजी रहने में बिजी रहते हैं? तो बोले प्रभु जी मैं ऐसा करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो बेफालतू का काम या जो कुछ भी आ जाता है उसको मैं कर लेता हूं। तो करने के कारण क्या होता हूं, मैं बिजी हो जाता हूं। तो इट इज नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट, हम आखिर किस काम में बिजी हैं, वो जो है पूछना, या ये वो जो है जानना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। फिर चौथा सबसे मेन रीजन पता है क्या है टाइम वेस्ट करने का? हाँ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो जो हम अपना समय गवा देते, पता है क्या है? हाँ सोशल मीडिया। तो वही जो उसके पहले हमने रीजन पढ़ा कि वी आर बिजी इन समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली बिजी, वी एक्चुअली आर नॉट बिजी बट वी आर लुक लाइक बिजी इन समथिंग हाँ वही चौथा पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा कोई भी प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है टाइम वेस्ट करने का। जैसे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो मैं बोला था ना, एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा होता है शिकार करने के लिए, और वो शिकार करने जाता है तो देखता है कि दो शेर एकदम से उसके, एक यहां से और एक यहां से आ जाता है। तो वो क्या करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और पेड़ के ऊपर जैसे ही जाता है तो इस डगाल पे, मतलब वो डगाल पकड़ के, ऐसे पेड़ था और वहां पे दो डगाल थी, मजबूत डगाल थी, तो वो पेड़ पकड़कर वो खड़ा हो जाता है। और अब वो नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि शेर है, तो शेर अब पानी में चलता नहीं, बहुत बड़ा एक कुंड बना हुआ था, तो उसने सोचा कि वो पानी में कूद जाता हूं और वहां से उस साइड में निकल जाऊंगा। क्यों ऐसा सोचा उसने? क्योंकि जिस डगाल पे खड़ा था उस डगाल से धीरे धीरे सांप उसकी तरफ आ रहा था। हो सकता है ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो सांप उसकी तरफ आ रहा था, तो वो सोचे कि भैया मेरा भागना बहुत जरूरी है, एक तरफ सांप और नीचे शेर है, नीचे इस ग्राउंड पे तो कूद नहीं सकता, वहां पे सांप है वहां जा नहीं सकता, तो यहां पे एक काम करता हूं, पानी में कूद जाता हूं और धीरे करके वहां पे स्विमिंग करके चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पानी में ही कूदने के लिए छलांग लगा ही रहा था, पेड़ छोड़ रहा था, इतनी देर में देखा दो मगरमच्छ आ गए, मुंह खोल के खड़े हो गए। बोले वाह व्हाट अ टेस्टी प्रसाद, व्हाट अ टेस्टी प्रसाद इज हियर बहुत बढ़िया प्रसाद मिलने वाला है, बस ये गिरे और मैं खा लूं। तो हाँ तो अब वो बोले भैया आप क्या करना है, यहाँ पे मगरमच्छ हैं, नीचे शेर हैं, और इस सांप धीरे धीरे आता ही जा रहा है मेरे पास, तो क्या करूं मैं? फिर इतनी देर में जैसे ही वो खड़ा था तो उसमें क्या हुआ, ऊपर शहद की बूंदें गिरी थी टप टप करके। तो वो क्या कर रहा था, यूं मुंह खोल के आ करके और उसको टच करने का, उसको चखने का प्रयास कर रहा था। एक बूंद आ रही थी, फिर यूं पीछे हो रहा था, फिर वो शहद चला जा रहा था, फिर मतलब 10 में से एक बूंद उसके पास आ रही थी। तो उसका क्या मेन प्रायोरिटी था अभी?
किसको उसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी, किसको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, अपना जान बचाने को कि शहद चखने को? लेकिन वो क्या कर रहा था? शहद चख रहा था। और वो शहद चखना ऐसा, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो शहद चखना कैसा है, हमारा भी जीवन का दिन निकला जा रहा है, मृत्यु रूपी जो सर्प है वो हमारे पीछे पड़ा है, और हमारी जो जीवन की चिंताएं हैं, अच्छा पढ़ाई करना, फिर अच्छा कमाना, फिर ये करना, फिर वो करना, वो क्या है, सब पीछे पड़े हुए हमारे, बहुत सारा लाइफ में टेंशन भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को ऐसे ही मजे में, फोन में थोड़ा मजा देखना, कोई अच्छा कुछ खा लेना, ये करना वो करना, भक्ति ना करके अल्टीमेटली बेफालतू का कुछ भी करना, उसमें क्या कर रहे हैं? हम अपना टाइम गवा दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी पूरे दिन में अगर हम देखेंगे, हमने हमारे टाइम वेस्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? हमने कुछ भी प्रायोरिटी अपना सेट नहीं किया है। मुझे अभी क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टडीज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माला करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो हमने सेट ही नहीं किया एक्चुअली में। जो काम आगे आ जाता है वो काम कर लेते हैं। अभी क्या है? सफाई दिख रहा है, गंदगी है, रूम का सफाई कर दो। अभी क्या है? अरे भूख लगी, खाना बना दो, कुकिंग कर लो। अभी क्या है? फिर पढ़ाई करना है। अभी क्या है? थोड़ा नींद आ रहा है, सो जाओ। कुछ प्रायोरिटी नहीं है, कुछ टाइम टेबल ही नहीं है हमारा, कुछ शेड्यूल ही नहीं है। तो आखिरी में हम जाके देखते हैं तो होता क्या है? कुछ भी बचता नहीं है हमारा। जैसे समझ लीजिए आपको एक डब्बा दिया जाए, एक डब्बा दिया जाए और आपको 4 चीजें दी जाए। एक बहुत बड़ा ईंट दिया जाए जो उस डब्बे में आ जाएगा, एक ईंट एक ही डब्बे में आएगा, और एक आपको कुछ छोटे छोटे पत्थर दिए जाए, कुछ आपको एक छोटा सा रेत दिया जाए और एकदम पानी दिया जाए। तो आपको डब्बे में सबसे पहले क्या घुसाना चाहिए? रेत घुसा देंगे सबसे पहले, तो छोटा पानी या फिर पानी घुसा देंगे। तो पानी के बाद रेत घुसाएंगे तो रेत उसको सोख लेगा। हाँ, क्या करना चाहिए? जिस चीज की जरूरत है, नहीं वो चारों को डब्बे में घुसाना है, बस ये टास्क है। हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो उसका टास्क क्या है? हमके पास 10 चीजें करने को, कुकिंग भी करना है, हमको क्या करना है? अपना रूम भी साफ करना है, एट द सेम टाइम अपने कपड़े भी धोने हैं। कोई हो सकता है हॉस्टल में नहीं रहता हो तो कुकिंग नहीं करता हो, लेकिन कपड़े तो सब धोते ही हैं। अपना जो मेन काम है, जरूरी काम, वो सब करना है। परचेसिंग थोड़ा बहुत करना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, एट द सेम टाइम माला भी करनी है, एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम भी पास में आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? जो हमारे पास पत्थर भी है, रेत भी है, पानी भी है और छोटे पत्थर वो भी है और एक ईंट भी है, तो सबसे पहले क्या डालना चाहिए? ईंट। क्यों? बाद में भी ईंट डाले सकती, बाद में नहीं डाली जा सकती, पूरी नहीं आएगी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और कोई? उससे छोटा, हाँ। और कोई? एग्जैक्टली यही करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम ईंट डाल देंगे तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट, छोटे छोटे जो पत्थर है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको? ऊपर से रेती डालेंगे तो वो उसमें आई जाएगी ऑटोमेटिकली, और पानी डालेंगे तो उसमें सोख लेगा। लेकिन समझ लीजिए अपन ने पहले पानी डाल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा? अब सोच रहे हैं कि हम छोटे छोटे पत्थर डाल दें, फिर उसके बाद ईंट डाल दी, तो यहाँ तो रेत नहीं जाएगा, ईंट तो जाएगा ही नहीं डेफिनेटली, और रेत भी नहीं जाएगा, तो एक दो चीजें बाहर रह जाएगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? हमारे पास कोई प्रायोरिटी डिसाइड नहीं, हमको पूरे दिन में करना क्या है। जो काम सामने आता है वो हम कर लेते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? हमारे काम बचे के बचे रह जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे भारी भरकम, जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो हमें क्या है करना चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, पता है क्या? और हाँ, भक्ति करना, माला जप करना। क्योंकि कुकिंग और रूम साफ करना और ये सब क्या है, आपके पास मान लीजिए 1 घंटा बचा है और आपको 3 टास्क दिए जाए कि आपको रूम भी साफ करना है, एट द सेम टाइम आपको प्रसाद खाना भी है, और एट द सेम टाइम आपको परचेसिंग करनी है। तो बोले ठीक है कर लेंगे, 1 घंटे में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा ही बचा है तो उसमें कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास बोले कि आपको पूरा दिन पड़ा है, तो आराम आराम से जेब में हाथ रखते हुए टहलते जाएंगे। भैया वो जो टीवी में ऐड आती है ना, वो कोई करता है और दांतों में ब्रश घिसता है और कुछ ऐसा चमक सा निकलता है, हाँ वही वाला टूथपेस्ट दे दो, इतना टाइम बर्बाद करेंगे। लेकिन 1 घंटा तुरंत 2 मिनट में लाना है टूथपेस्ट दो, कोई सा भी दो, बाबा रामदेव हो कि कोई भी हो, सब चल जाएगा। अब तो 2 और तुरंत लेके भागेंगे। तो हम क्या पहले बड़े काम को नहीं रखते। सबसे पहला बड़ा काम क्या है जिससे हमको शक्ति मिलेगी पूरा दिन में? अगर आप जो यहाँ पे रुके हैं ना एक दिन भी पूरा, मतलब थोड़ी देर के लिए, तो सुबह सुबह क्या होता है? मंगला आरती होती है, उसके बाद जपा मेडिटेशन, 16 माला का जप होता है, जितनी माला आप करना चाहे उतनी कर सकते हैं। उसके बाद बुक रीडिंग, जैसे किसी ने कम माला करी तो बुक रीडिंग कर सकता है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है पास में। फिर बुक रीडिंग के बाद क्या होता है? दर्शनारती, भगवान का रोज श्रृंगार, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, रोज अलग अलग टाइप के नहलाना धुलाना, और उसके बाद श्रृंगार आरती का दर्शन। फिर उसके बाद क्या रहता है? महाप्रसाद सबके लिए रहता है। फिर वो प्रसाद खा के
आप अगर अपना एनर्जी का लेवल देखेंगे और नॉर्मली आप एनर्जी का लेवल देखेंगे तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। तो क्यों रहता है उसमें लेवल अलग अलग? क्योंकि आपके पास भगवान का शक्ति मिल गया है और पूरा दिन आप फ्री हो गए। तो हम क्या करते हैं, 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं और लोगों का दिन ही तभी शुरू होता है। काफ़ी सारे लोगों का 9-10 बजे तो सो के ही उठते हैं सोचिए 9 बजे या 10 बजे या 8 बजे तो सो के उठते हैं वो 8 बजे, और हमारा 8 बजे तक आधे काम ही हो जाते हैं। सोचिए भक्ति वगैरह सब हो जाता है, तो फिर अब कितना एनर्जी बचेगा? एकदम फुर्ती से जो है सब काम करते जाएंगे। तो भक्ति करना और स्टूडेंट की लाइफ में क्या करना? स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये दो जो कार्य है बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है क्या है? कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? उनको बोल कर आइएगा, जितने बच्चे आ गए हैं उनको एक बार बोल दीजिए कि थोड़े बच्चे बढ़ रहे हैं, और अनेक लोगों को बोल दीजिए कि इतने बच्चे हैं, लगभग 40-50 बच्चे, तो उसके हिसाब से थोड़े ज़्यादा बनाए और कूपन सबको बांट दीजिए। गेट बंद, ये वाला नहीं, वो वाला चालू रहने दीजिएगा, ये वाला। तो 5वां कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिससे हमारा जो भक्ति है डगमगा जाता है? भक्ति भी तो डगमगाता ही है, साथ में टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते। पता है क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? वी आर नॉट टेकिंग अवर स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? कालो अस्मि, मैं ही समय हूं। अगर हम बहुत सारे प्लान बना दें तो भी अगर कृष्ण हमारे साथ नहीं होंगे, कृष्ण राखे मारे केर, कृष्ण मारे राखे केर, अगर कृष्ण की इच्छा होगी नहीं मारने की तो किसी में इतना औकात नहीं कि वो बचा सके, और कृष्ण की इच्छा होगी बचाने की तो किसी में इतना हैसियत नहीं कि वो उसको मार सके। कृष्ण की इच्छा कुछ करने की है तो आप अपना पूरा पावर लगा दो, ये प्लान बना दो, वो प्लान बना दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो प्लान आपका एट द एंड कितना भी सक्सेसफुल प्लान हो, एट द एंड क्या होगा? वो फेल होगा ही, डेफिनेटली फेल होगा। क्योंकि भगवान कहते कालो अस्मि, मैं ही समय हूं। वो समय जिसको आप मैनेज करना चाह रहे हो वो मैं ही हूं। आप मेरे को मैनेज करना चाह रहे हो तो मेरा साथ तो ले लो, फिर ही तो आप मैनेज कर पाओगे। कैसे मैनेज कर पाओगे? आप मेरे को कंट्रोल करना चाह रहे हो लेकिन मेरा नाम नहीं जपोगे आप, या मेरे साथ नहीं रहोगे, तो कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल टू मैनेज टाइम? तो भगवान क्या बोलते? कालो अस्मि। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जो माला करना, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करना, अभी कौन कौन पहली बार आया? एकदम फर्स्ट टाइम आए? प्रभु जी भी सेकंड टाइम आए। अच्छा, किस किस के पास माला नहीं है अभी? हरे कृष्ण महामंत्र कौन कौन नहीं करता या माला नहीं है? ठीक है, तो आज हम सीखेंगे और आप चाहें तो ले सकते हैं माला भगवान की। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, भक्ति को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और भगवान का पहले साथ लेना पड़ेगा उठते से ही। हम क्या सोचते हैं कि भैया माला करना है तो पूरा दिन पड़ा है, रात को आराम से सोते सोते बेड पे कर लेंगे, है ना? सही है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे? जब हमें माला करना चाहिए तब हम सोते रहेंगे, फिर जब पढ़ाई करना चाहिए तब माला करेंगे, फिर जब सोना चाहिए तब पढ़ाई करेंगे, जब खाना चाहिए तब कुछ और करेंगे। तो इससे क्या होता है? पूरा लाइफ शेड्यूल जो है पूरे दिन का गड़बड़ा जाता है। फिर आखिरी में हम देखेंगे टेंशन वाला माहौल हो जाता है कि अरे कल एग्जाम में हमें इतना लेसन्स कवर करना है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी इतने सारे लेसन्स कैसे कवर करेंगे? और देखा जाए तो पूरे दिन में ये एक्सपीरियंस है, किसी के साथ 3 दिन एग्जाम में मिले थे लेकिन उसके बाद भी जब तीसरा दिन लास्ट डे आता है तभी हम लेके बैठते हैं और तभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हमने अभी कुछ कवर ही नहीं किया, 3 दिन से मैं कर ही क्या रहा था। मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट में, या जो बेफालतू के सब्जेक्ट रहते हैं। हाँ, नहीं होते कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो मतलब ऐसा ही कि अरे ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जब पढ़ने बैठते बोले ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, 3 दिन से मैं कर क्या रहा था पता नहीं। ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को अगर हम टाइम देंगे तो क्या होता है? भगवान बुद्धि हमको देते हैं कि हमको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है और उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि भैया क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि भैया अभी तो ठीक है, हमको भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो क्या है हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है, कभी भी भक्ति कर लेंगे, अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है? तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स
को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देखिए ये प्रहलाद महाराज हैं, हिरण्यकशिपु, और आपने स्टोरी सुनी होगी। तो प्रहलाद महाराज हैं, वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मैं बता रहा था ना कि अगर भगवान साथ में नहीं है तो टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? जैसे आप समझ लीजिए कि अगर कृष्ण किसी को भी मारना चाहते हैं तो कोई बचा सकता है क्या उनको? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रावण जी ने शिव जी का भक्ति कैसे किया? एक पाव पे तो उन्होंने किया था, हिरण्यकशिपु ने सिर काट के। एग्जैक्टली कितने सर चढ़ाए थे? हाँ 9 चढ़ाए थे, 10वें में तो शिव जी प्रकट हो गए थे। शिव जी का नाम आशुतोष है। एक सर में क्या प्रार्थना करने से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि रावण का क्या मन के अंदर इच्छा है। वो बोले कि ये ऐसा कुछ इच्छा मांगेगा जो मैं इसको देना नहीं चाहता। तो शिव जी अवॉइड कर रहे थे, बोले देखते हैं इनका क्या कैसा कितना कैपेसिटी है। लेकिन वो एक के बाद एक बोले कि सर मैं काटता जाऊंगा। बोले नहीं आप ही रखिए सर, हमको जरूरत नहीं है आपके सर का, क्या करेंगे हम। तो बोले नहीं मैं तो दूंगा, ये लीजिए एक और लीजिए। तो शिव जी फाइनली प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए भैया? तो बोले मुझे क्या चाहिए, मुझे अमर बना दीजिए। तो उन्होंने फिर नाभि में उनको एक अमृत दिया, और वो सब आपको पता है स्टोरी। तो उसमें क्या हुआ कि 10 सिर उनके पास थे, और रावण ने क्या किया, 10 के 10 सिर काट दिए। तो पार्वती मैया बोले उस समय, बोले आपका भक्त 10 सिर आपको काट के चढ़ाए, कितना तपस्या किया आपका, क्या आप उसको एक बार बचाने नहीं जाएंगे? रावण आपका मरे जा रहा है, आप उसको एक बार बचाने नहीं जाएंगे? तो शिव जी क्या बोले, उन्होंने मारने वाले से ही पंगा ले लिया है, तो मैं कैसे बचा सकता हूं? तो शिव जी बोले भैया तुम अपना माला करो, मुझे भी करने दो, और देखो सीन क्या चल रहा है। तो शिव जी बचाने नहीं गए रावण को, चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन बोले हमको इस सब पछड़ों में नहीं पड़ना है। उन्होंने जो किया है, राम अगर चाहे, भगवान चाहे तो भगवान जो है मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता, जीवन में किसी में इतना दम नहीं है। तो फिर शिव जी बोले 10 सर मेरे को काट के चढ़ाए, एक सिर काटने का तो दूर की बात झुका देते राम जी के चरणों में, तो क्या होता, मैटर ही खत्म हो जाता। मैटर तो दूर की बात, भगवान उनको लंका का राजा किनको बनाया आपको पता है? जैसे ही विभीषण आया भगवान के पास, क्या बोले, मैं आपकी शरणागत हूं, अब मुझे रावण का मैंने घर छोड़ दिया है। तो राम जी पूछे हनुमान जी से, बोले ये तो अपोजिट पार्टी से आया है, विश्वास करे कि नहीं? और भी बाकी सबसे पूछे तो बाकी सबने डिनाई कर दिया, बोले मत रखो विभीषण को, हो सकता है ये कोई भेदी हो, रावण के द्वारा भेजा गया, अभी आपका चापलूसी कर रहा है, हो सकता है कल को आपके यहाँ के भेद जाके वहां बताए और हम हार जाए युद्ध, तो इनको मत रखो जान दो। तो हनुमान जी बोले कि नहीं, मैं लंका जब गया था तो एक ही ऐसा व्यक्ति मिला था जो राम नाम ले रहा था, तो ये आपका भक्ति है और मेरे ख्याल से इसको क्या है, रखना चाहिए। तो क्या किए, राम जी उनको बोले कि ठीक है आज से आप हमारी टीम में हो, और बोले कि आज से आप क्या हो, आज से ही मैं आपको लंकापति घोषित करता हूं। तो वहां पे जो वानर थे वो बोले अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, अभी तो रावण को हराया नहीं, अभी तो आप जीते नहीं, और अभी से आप उनको लंकापति घोषित कर रहे हैं। अगर कल को समझ लो रावण आपको झुक गया आपके चरणों में आके, तो उसको क्या बोलेंगे, फिर क्या देंगे? तो बोले उसको मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। तो बोले अरे प्रभु वो तो आपने भरत को दे रखी है, उसको कैसे देंगे? बोले भरत को मैं अपना वैकुंठ धाम, जो अयोध्या शाश्वत धाम है वैकुंठ लोक में ऊपर, शाश्वत धाम जो कभी नहीं जाता, वो मैं उसको दे दूंगा। तो बोले आप कहाँ रहेंगे फिर प्रभु? तो बोले हम तो हनुमान जी के हृदय में सदा वास करते हैं, हमें और कुछ स्थान नहीं चाहिए। तो क्या है कि भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं कि कोई उनके चरणों में सर झुका दे तो उनको इतना कुछ दे देते हैं, और बजाय आप देवी देवताओं के सर में सब कुछ काट के अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर दो तो भी एंड टाइम कुछ नहीं मिले, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। और भगवान अगर किसी को बचाना चाहे तो क्या कोई उसको मार सकता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्रहलाद महाराज, कितना उन्होंने कोशिश किया, नरसिंह जो हिरण्यकश्यप हुए, पहाड़ से फेंक दिया, जहरीले सांपों के बीच में डाल दिया, एकदम पागल मदमत हाथी के द्वारा बीच में फेंक दिया गया, और उनके कांटों भालों से चुबाया गया। इवन होलिका को ये वरदान मिला था कि वो नहीं जलेगी, और आग में लेके बैठी, वो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। सोचिए, तो अगर भगवान की इच्छा हो बचाने की तो किसी में इतना दम भी नहीं है कि वो मार सके, और भगवान की इच्छा मारने की तो किसी में इतना दम नहीं है वो बचा सके। तो अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी कि मैं इस व्यक्ति का टाइम कंट्रोल मैं चाहता ही नहीं हूँ, ये चाहता ही नहीं कि मेरा माला नहीं करे, ये चाहता ही नहीं कि मेरा जरा सा नाम नहीं ले जिससे मेरे को इतना खुशी होता है, तो मैं भी क्यों चाहूँ कि इनका नाम, मैं इनका टाइम कंट्रोल करूँ। भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोलते भगवत गीता में, बताए क्या?
बोलते न अहम न अहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो न अस्ति न प्रिया, न में द्वेषो अस्ति न प्रिया। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई पार्शल हूं, ऐसा नहीं कि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है और ये तो अरे इनको भगाओ। मैं ना किसी से द्वेष करता हूं, ना ही मेरा कोई फेवरेट है, लेकिन भगवान बोलते जो मेरा भक्ति भाव से भजन करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। तो अगर सोचिए आप सुबह उठ के भगवान का नाम लेंगे, माला करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करेंगे, और उसके बाद जब अपना कार्य शुरू करेंगे तो क्या होगा? आपका टाइम मैनेज होगा कि नहीं होगा? अरे भगवान बोल रहे हैं वो खुद ही टाइम है, अहम कालोस्मि, मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं। अगर आपको मेरे को मैनेजमेंट और कंट्रोल करना है तो कम से कम कुछ तो करिए मेरे लिए। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? बोले कि एक व्यक्ति को 5 वर्ष की उम्र में, कितने? 5 वर्ष की उम्र में भक्ति क्या करनी चाहिए? चालू कर देनी चाहिए। आपका कितना उम्र हो गया? हाँ, कितना हो गया? 18, 17, 18, 21 और 30, 31, कोई तो नहीं है? 28, 40, 50 तो कितना भी आपका उम्र हुआ हो, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? भक्ति को शुरू करने का सही टाइम कौन सा है? 5 वर्ष का उम्र। तो लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो बुढ़ापे का काम है भैया, अभी मत करो भक्ति। लेकिन बुढ़ापे का काम नहीं है। क्यों? बुढ़ापे में हमारा कुछ काम ही नहीं बचता। बुढ़ापे में हम ना देख पाते हैं अच्छे से, ना बोल पाते, ना कुछ कर पाते हैं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिए। ततो यतेत कुशलम यतेत कुशलः क्षेमाय भावमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम। तो क्या बोल रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है प्रहलाद महाराज दे रहे अपने उनको, किनको? क्लासमेट्स को। ध्यान से सुनिएगा। Therefore, while in material existence, bhavam ashrita, a person fully competent to distinguish wrong from right must endeavor to achieve the highest goal of life as long as the body is sound and strong and is not embraced by dwelling। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब तक ये बॉडी जो है हष्ट पुष्ट और स्ट्रांग है, और जब तक जो ये शरीर है बहुत अच्छा है, एकदम स्ट्रांग है, बहुत जो है हष्ट पुष्ट है, तब तक क्या बोलते प्रहलाद महाराज? हर कोई अपना जो जीवन है उसमें जो हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ है क्या है? भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, उनके माला करना, भक्ति करना। वो क्या है? वो अचीव करने में वो असमर्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे, और बाद में उनका शरीर ऐसा कमजोर हो जाता है कि माला भी नहीं उठा पाते, खांसते रहते, सोते रहते, सोते सोते माला करते हैं। इतना आंखें बचता नहीं कि भगवत गीता पढ़ सके, इतना उनका शरीर एकदम स्ट्रांग होता नहीं कि भक्तों का सेवा कर सके, प्रसादम सर्विंग, झाड़ू लगाना, ये सब तो नहीं रहता। बॉक्स उठाए थे, किस किसने उठाए थे भगवत गीता के? सोचिए, अब इतना दम बचेगा कि बुढ़ापे में कि भगवत गीता के बॉक्स उठा सके 20-20 किलो के? तो बहुत मुश्किल है। फिर उसके आगे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? एवरी ह्यूमन बींग हैज अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ 100 ईयर्स। कितने साल रहते हैं मैक्सिमम उनके पास? 100 साल। बट फॉर वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज सेंसेस, हाफ ऑफ दोज ईयर्स आर कंप्लीटली लॉस्ट बिकॉज एट द नाइट ही स्लिप्स 12 hours, being covered by ignorance. Therefore, such a person has lifetime of only 50 years. अब आपसे एक प्रश्न है, आपके पास पूरे दिन में कितने घंटे रहते हैं? उसमें से आप कितने घंटे सोते हैं मैक्सिमम? 6, 8, 7, 8। और कितने घंटे नहाते हैं? 5 मिनट। लड़कों के लिए तो 5 मिनट भी बहुत है। तो 5 मिनट नहाते हैं और 1 घंटे। और खाते कितने मिनट खाते हैं? आधा घंटा, 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट सोच लेते हैं। ये एक टाइम का हुआ, तो 2 टाइम खाने में कितना टाइम लग गया? 1 घंटा। तो 8 घंटे सोने के और 1 घंटा खाने का। और मोबाइल कितने देर चलाते हैं टाइम बर्बाद करने वाला? 10 घंटा। और इसमें क्या हरी की इच्छा होगी? 2 घंटे, 2.5 घंटे, और 5 घंटे, और 10,
बहुत अच्छा, हाईएस्ट स्कोर प्रभु जी का है। और कोई? देखिए समझ लीजिए, हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए, अपने आप में डिस्कशन करते रहिएगा, फिर यहाँ पे भी करिए। अपने पास 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में, 1 घंटा खाने में, और मिनिमम पकड़ लेते 3 घंटे मोबाइल में चले जाते हैं, तो बचे कितने? 8, 1 9 और 3 12, तो कितने बचे? तो 100 साल अगर हमको मिल रहे जीने के लिए, तो उसमें से एक 24 घंटे में से हम 12 घंटे खराब किए, तो 100 साल में से कितने दिन खराब कर दिए? 50 साल। सोचिए हाउ मच टाइम वी लॉस्ट, 50 साल। और सबसे बड़ी बात, आज 100 साल जीता कौन है? मैक्सिमम 60 ईयर्स तो उनका उम्र है, 60 70। आज के समय में बता रहा हूं, हरे कृष्णा, आखिरी में डिस्कशन मत करिए, मेरे साथ बातें करने आए तो मेरे साथ करिए, आपको तो अभी यहाँ पे जाके बातें करनी है पूरा 7 दिन अपने साथ आसपास ही। तो आप सोचिए 100 साल तो अपन जीते नहीं हैं, मैक्सिमम 60 साल उम्र है, और अभी भी साइलेंट हार्ट अटैक का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 25-30 साल में आपको जो है रिस्क हो जाता है लाइफ का। तो सोचिए अगर आप 60 साल जिए तो 30 साल तो आपने यूं ही बर्बाद कर दिए, तो फिर बाकी बचे कितने आपके पास? 30 साल। अब बाकी 30 साल कहां बर्बाद होते? सुनिए। इन द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका? सोहन प्रभु। सोहन प्रभु तो बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है? हाँ, आपका क्या नाम है? देखिए वो इतने अच्छे सीरियस बन गए, लेकिन आप सीरियस बन ही नहीं रहे, फोन चला रहे। ये नहीं चला रहे, कौन चला रहा है फिर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी बोलेंगे बार बार मेरे को ही पकड़ते, पता नहीं क्या। तो देखिए हरे कृष्णा, 60 साल में से मैक्सिमम ये बोल रहे 100 साल, 100 साल में से हमने 50 साल बर्बाद कर दिए सोने में, बाकी बच्चे कितने? 50 साल। अब देखिए, इन द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड व्हेन एवरीवन इज बिविल्डर्ड, वन passes 10 years. Similarly, in boyhood, engaged in sporting and playing, one passes another 10 years. जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या काम रहता है करने को? मलमूत्र त्यागना, जो मम्मी खिलाए वो खा लेना, रोते रहना, बिविल्डर्ड, भ्रम में रहते हैं पूरा दिन। तो क्या होता है कि हम अपने 10 साल गुजार देते हैं। फिर जैसे हम 10 साल के रहते हैं, 10 से 20 साल की उम्र में क्या होता है? एटलीस्ट 15-18 साल की उम्र में हम खेलने में और इधर उधर टाइम पास में गुजार, जब तक 12th आता है तब तक तो हम सीरियस नहीं रहते, जब तक तो हम खेल कूद करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्रिकेट खेलना, ये करना वो करना, सब कुछ करते रहते हैं। 12वीं का जो है रिजल्ट वो सिर्फ पासपोर्ट पे काम आता है मेरे ख्याल से, बाकी तो जॉब आपको कॉलेज के हिसाब से मिलेगी। उस पर कुछ काम नहीं आता। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि 20 साल हमने कहाँ गुजार दिए? 100 साल के हिसाब से देखेंगे 20 साल हमारे 12वीं पास करने में गुजर गए, तो 10 साल हमारे छोटे बच्चे में और 10 साल फिर बड़ों के खेलने में, और 50 साल सोने में। तो कितने साल हमने गुजार दिए? हाँ, 70 साल। तो बचे कितने? 100 में से 30, 100 में से 30 साल बचे। अब 30 में से हम कितना साल कॉलेज का पढ़ाई करते हैं? मिनिमम 3 से 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। जब तक हमको जॉब मिले तब तक तो हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3-4 इंजीनियरिंग के 4 साल, और मैक्सिमम हो सके तो 1 साल जो है पीछे भी अगर गिर गए हम तो 5 साल। तो 5 साल मैक्सिमम पकड़ के चले तो कितने साल हो गए? अब 70 और 5 कितने साल बचे हमारे पास? वो 25 साल में हम क्या कमा लेंगे? और सपने कितने बड़े बड़े दिखते हैं, बोले दूसरा अंबानी तो मैं ही बनने वाला हूं। हाँ, तो देखिए ये 100 साल की बात हो रही है, लेकिन अभी क्या है हमारे पास? 60 ईयर्स मैक्सिमम पकड़ लेते हैं आज की उम्र के हिसाब से, जिसमें से हमने 30 तो गवा दी सोने में और बेफालतू की चीजों में। उसमें से कितने बचे? 30 में से 10 तो कंफर्म जाते ही हैं बेफालतू की चीजों में, है ना? 10 से 15 साल मान लेते, 15 ऑलमोस्ट। फिर आज हम 18 साल के तो थोड़ा सीरियस हो गए, अपने पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10 से 15 साल हमारे चले जाते हैं। तो 30 और 15 45, तो 60 में से 45 गए तो कितने बचे? क्या कर लेंगे आप 15 साल में? क्यों कर लेंगे हम कुछ नहीं 15 साल में? क्योंकि हमको टाइम का कोई वैल्यू पता नहीं है। अगर टाइम का वैल्यू पता हो, वही 15 साल एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर देता है। वही 15 साल शंकराचार्य ने 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, सोचिए। और 32 साल की उम्र में तो वो सब कुछ प्रचार करके छोड़ छाड़ के चले गए थे। कितना नाम है उनका शंकराचार्य का, सोचिए।
चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में अपना सब घर बार छोड़ के क्या करे थे, संन्यास ले लिए थे। तो ऐसे कई सारे गोस्वामियों के कई सारे लोगों के उदाहरण आते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ बड़ा करके दिखाते। क्यों? क्योंकि उनको अपने टाइम का इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन हमको कुछ इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। तो बोले क्या है, ठीक है अभी आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी भी तो क्या है, अभी तो जीना है बरसों। तो देख लो, अपना हिसाब लगा लो कितना बरसों जीना है और उसमें कितना टाइम आपके पास बचा है। फिर अच्छा आगे क्या बोलते हैं, देखिए बहुत सुंदर बोलते हैं, one whose mind and senses are uncontrolled becomes increasingly attached to the family life because of unstable lusty desires and very strong illusion. In such a madman's life, the remaining years are also wasted because even during those years he cannot engage himself in devotional service. बाकी के जो 15 साल बचे वो किस में चले जाते हैं, अभी शादी करेंगे, उसके बाद घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते जैसा जो है हमारा हेयर स्टाइल है उसका ऑटोमेटिकली वैसा हो जाता है। सफ़ेद नहीं उड़ी जाते हैं आजकल तो, सफ़ेद होना दूर की बात, ऐसा जैसा हनी सिंह जितना कटवाता है उतना ही उनका सिर्फ बचता है। तो बाकी के जो 15 साल है उसमें क्या बोल रहे प्रहलाद महाराज, अगर उनका इंद्रियां जो उनकी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया है अगर वो अनकंट्रोल्ड है, अगर वो संयम नहीं है, अपने वश में नहीं है, तो क्या करता है वो व्यक्ति, बाकी के बच्चे जितने साल हैं वो क्या करता है अपनी फैमिली लाइफ में, अरे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब भूखे ही मर जाएंगे। जैसे ऐसा होता है क्या, आप सब इधर है अभी नहीं कमा रहे हैं तो आपके माँ बाप खा रहे कि नहीं खा रहे, सही बात है कि नहीं। लेकिन भगवान क्या बोलते भगवत गीता में, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारम इति मन्यते, मेरे पास ये अहंकार एक ईगो रहता है कि जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा तब तक तो क्या है कि ये दुनिया ही नहीं चलेगी, इस दुनिया का उद्धार करने के लिए एकमात्र जो है हम ही आए हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने फैमिली लाइफ में अटैच रहते हैं, लस्टी डिजायर्स, वो जो वो लस्टी डिजायर्स, जो सेक्स करने की इच्छा मटेरियल लाइफ में, इस मटेरियल वर्ल्ड पता है क्यों चल रहा है, सिर्फ एक कारण की वजह से, जो सबसे बड़ा एंजॉयमेंट है। कुछ अच्छा खाना उसमें एंजॉयमेंट इतना नहीं है, कुछ अच्छा पहनना नया उसमें इतना एंजॉयमेंट नहीं है, कोई नई गाड़ी खरीदना, कोई नया घर खरीदना उसमें एंजॉयमेंट नहीं है। 1 लाख की नौकरी थी उसमें 1 करोड़ की नौकरी पहुंच गई अगले साल पे, इतना बड़ा प्रमोशन, वो भी इतना बड़ा एंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन भागवतम में कहते हैं सबसे बड़ा जो एंजॉयमेंट है जिसके कारण ये पूरा दुखालयम संसार चल रहा है वो क्या है, सेक्स डिजायर, भोग करने की इच्छा। तो उसके कारण क्या हो रहा है, पूरा ये जो है मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है। और अगर किसी का सेंसेस अनकंट्रोल्ड रहता है, अगर वो अपने इस अर्जिस को, इस सेक्स के अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या होता है, उसका बाकी जो बचा जीवन है वो भी बर्बाद चले जाता है। तो इसलिए क्या सजेशन दिया जाता है कि उससे क्या सजेशन दिया जाता है, उससे दूर रहिए। जैसे समझ लीजिए आपके पास रसगुल्ला है तो आपको खाने की इच्छा होगी, कि आपके पास है ही नहीं तो आपको खाने की इच्छा होगी, हाँ दुकान से ले आएंगे, लेकिन उसके लिए पैसे तो होने चाहिए। आपके पास घर में नहीं है तो आप तब रसगुल्ला अच्छे से खा पाएंगे और आपकी लालच बढ़ेगी, कि जब आपके पास रसगुल्ला नहीं है तब आपकी लालच बढ़ेगी। हाँ, इसलिए क्या है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान भगवत गीता में बहुत अच्छा उपाय देते हैं मन को कंट्रोल करने के। क्या बोलते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च क्रियते। अभ्यास करो, अभ्यास किस चीज का, वैराग्य का अभ्यास करो, कि हमको उसके पीछे वो अपना जो बाकी बचा लाइफ टाइम है उसमें कुछ करके दिखाना है सबसे अच्छा, जिससे क्या हो कि हमारा एक लोग हमें जाने। ऐसा नहीं कि लोग हमें जाने कि अरे ये तो किसका बच्चा है, ये श्यामलाल का बच्चा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्यामलाल इसके पिता हैं, ऐसा होना चाहिए, मतलब इसके पहचान के कारण इनके पिता को जानते हैं, ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए। चाहे कुछ भी करिए, किसी में भी आइए। तो क्या बोलते हैं कि बाकी बच्चा जो लाइफ है वो भी चला जाता है हमारा। एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, लगभग 40 इयर्स का उसका एज होगा, शादी हो गई थी, बच्चे भी थे और उसकी माँ बाप भी थे। तो वो बोले कि मेरे माँ बाप, मेरा बीवी, मेरा जो वाइफ है, इतना सुंदर वाइफ है, लोग उनके आसपास जो है मरते हैं, और मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं, उनसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। फिर आगे प्रहलाद महाराज ये भी कहते हैं, जो बच्चों का तुतलाना, भाषा में बात करना, और जो इतना ब्यूटीफुल वाइफ का अट्रैक्शन है,
जो जो हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, वो सब क्या होता है, वो सब के कारण हम अपना सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाते और उसमें ही पूरा उलझ के रह जाते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आपके घर वाले क्या बोलते हैं, बोले बेटा एक बार 8th पास कर लो तो फिर मजे ही मजे। 8th पास कर ली, फिर बोले 10th बोर्ड है बेटा, उसको अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद फिर आपके मजे ही मजे। 10th भी पास कर लिया, फिर उसके बाद माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा एक बार 12th पास कर लो, एक बार, उसके बाद मजे ही मजे। बोले 12th पास कर लिया, अब अच्छे से जाओ सागर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, टॉप का कॉलेज है पूरा, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद आपके, और फिर उसके बाद क्या कर लो, अच्छा अब एक बार जॉब कर लो, कुछ कमाने लग जाओ, उसके बाद आपके, अच्छा जॉब कर लिया, फिर कुछ कोई साथ चाहिए, कोई साथ भी तो होना चाहिए, तो एक बार कुछ साथी है पकड़ लो अपना, उसके बाद आपके, और उसके बाद कभी मजे। जिनका एक्सपीरियंस है उनसे आप पूछ सकते हैं। तो एक बार एक स्टोरी सुनाता हूं बहुत अच्छा। एक बार क्या होता है, एक 40 इयर्स का मैन, उसको एक साधु पकड़ लेता है, बोले बेटा बच्चा जीवन में कुछ नहीं रखा है, तो क्या है कि आप भगवान के प्रति ध्यान लगाओ। नहीं मेरे बच्चे जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बीवी मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए अपना जान भी दे सकते हैं। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने फिलॉसफी समझाया, बोले देखो होता क्या है, स्त्री उनको गेट से ही विदा करती, शमशान घाट तक नहीं जाती, उनको अलाउड नहीं होता, और जो सगे संबंधी या वो सब है वो क्या करते हैं, आग जला के वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 3 दिन तक, या उस समय के लिए भी फास्ट रखते, बढ़िया सब कुछ खाते, पेट भर के खाते, इवन जब तक आग जलती तब तक भी नहीं खड़े रहते, अस्थियां वो बुक कर लेते, शमशान घाट में बुकिंग होती है। हाँ मेरे दादाजी गए थे तो मैं भी साथ में गया था, तो वो बुकिंग होती है, आग जला के आ गए, तुरंत ऑफिस में गए, बुकिंग कर दी, भैया इन अस्थियों को संभाल के रखना, और वो पर्चा काट के टोकन काट के आ गए। फिर 3 दिन बाद गए, वो लोटा मिलता है वो लेके आ गए। लोटा लेके जाते हैं और उसमें भर के आ जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो सोचिए कोई आग जलने तक 3 दिन तक भी नहीं रुकता, 12 दिन तक कोई भूखा रहना। और सबसे ज्यादा पता है कौन रोता है जब कोई मर जाता है तो, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन कितना ज्यादा रोती है। अगर किसी का कोई बेटा या कुछ मर जाए तो ऐसा बोलते हैं कि जो आसपास के रिलेटिव्स हैं, जो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, वो बातें करते हैं, अरे अभी तो यही था, अभी तो कल मुझसे रात को बात की थी, अभी कैसा हो गया एकदम से, और थोड़ा बहुत बात करके फिर घर चले जाते हैं। वो मतलब सिर्फ आते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बहुत दिन से कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं सुना। उनका कुछ यही काम रहता है। कोई मतलब ऐसा लगता है कि वो बहुत उदास है, लेकिन घर जाके वापस बढ़िया पता चले कि दूसरे दिन उनका नेक्स्ट इवनिंग शादी रहता है, तो बढ़िया वहाँ पे खुश होते जाके। तो उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा दुख जता के चले जाते हैं। उससे भी सबसे ज़्यादा कौन होता है, जो सगे संबंधी, जो सगे रिलेटिव से, चाचा वगैरह। लेकिन वो भी एक आध दिन में छोड़ के, भैया हमारा नौकरी है, हमारा बच्चा नहीं मरा तो हमको खिलाना है अपने बच्चे को, तो नौकरी पर चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कब सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं, पिताजी रोते हैं। लेकिन उनको भी अल्टीमेटली बोले अब एक तो चला गया, लेकिन बाकी 4 का घर पालना है, तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। 3 दिन बाद वो भी बोले ठीक है, अभी जब 12वीं आएगी तब देखेंगे, एक दिन का और छुट्टी ले लेंगे दुकान से, लेकिन अभी कंटिन्यू करो। तो सबसे ज़्यादा कौन बताए, माँ, उनको सबसे ज़्यादा याद आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अल्टीमेटली वो भी कब तक, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी, दूसरे भी तो बच्चे हैं, इतने अच्छे पति भी तो हैं। फिर उसके बाद साल में एक आध बार जब आपका बर्थडे आएगा तो याद आएगा, अरे मेरा बच्चा था। तो ये इस मटीरियल लाइफ का ट्रूथ है। ऐसा नहीं कि कोई वो है या मैं आपको वो कर रहा हूँ, ये इस मटेरियल लाइफ का ट्रूथ है जो भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं। फिर उसका मैं स्टोरी सुना था वो पुरुष का, तो वो क्या बोलते हैं, बोले मेरा जो वाइफ है बहुत ब्यूटीफुल है, मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, किसी और की तरफ वो नज़र नहीं डालती है, और मैं ही उनका एकमात्र प्राण धन है। तो बोले ठीक है देख लेते हैं। वो साधु ने इतना सारा स्टोरी फिलॉसफी सुनाया, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा तो मेरा वाइफ जिंदगी भर तक रोती रहेगी, देखना रोज कम से कम 5 मिनट रोएगी, आप देख लेना, लेकिन रोएगी। तो बोले ठीक है देख लेते हैं, कितना आपका वाइफ दयालु है आपके प्रति, कितना आप उसके प्राणनाथ है और वो आपका प्राणधन है। तो बोले क्या, ये जड़ी बूटी है, घुट्टी चूर्ण चटनी है, इसको आप खाइए और इससे क्या होगा, आपका सांस कम से कम 6-7 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। आप मरेंगे नहीं, लेकिन सांस बंद हो जाएगा और ऐसा एज इट इज लगेंगे आप मरे हुए हैं, लेकिन आप सुन सब कुछ पाएंगे, लेकिन आप बस आंखें मत खोलिएगा। घर पे जाके आपको क्या करना है, ये चूरन लेना है और एकदम लेटने का मरने का नाटक करना है, और फिर 7 घंटे तक आप बैठ के सुनिए होता क्या, 7-8 घंटे बढ़िया आपको टाइम मिलेगा।
तो वो व्यक्ति गया घर पे, वो खाया, पानी पिया और बोले कि अरे तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, यूँ करके नाटक करके, जैसा सीरियल तो देखे रहते हैं सबने तो नाटक यूँ करके जो है चला गया। और उसने परफेक्ट नाटक किया। सीरियलों में, पिक्चरों में तो क्या होता है, मरते रहते लेकिन फिर भी पूरा पिक्चर निकालते मरते मरते, और आखिरी मैसेज दे जाते 4-5 घंटे का बोले यहाँ पे ये सोना गड़ा हुआ है, उसका ये ध्यान रखना है। वो पिक्चर में मतलब ऐसा देखते थे, जब बचपन में पिक्चर देखते थे तो ऐसा लगता था इनको गोली लग रही है। असली में तो ऐसा बताते कि गोली लगी और तुरंत, और इनको दिल में गोली लगी और खून निकले जा रहा है, और पता नहीं क्या है कि बोले जा रहे क्या हो रहा है पता नहीं। हाँ, राज बताने के बाद तुरंत मर जाते, और वो राज भी आधा ही बताते कुछ ना कुछ बोलते बोलते मर जाते हैं। तो खैर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो व्यक्ति क्या किए, परफेक्ट एक्टिंग करके मर गए। बोले हमने भी पिक्चर देख रखी, सीरियल सास बहू के चलते रहते हैं, बहू जैसा नाटक करती वैसा ही उन्होंने नाटक किया और मरने का एक्टिंग किए। तो बीवी उनकी चिल्लाने लगी, हाय क्या हो गया मेरे पति को, एक ही मेरे मात्र प्राणनाथ, अरे चले गए, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। और सब फूट फूट के रोने लग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी जो वाइफ है वो बोले कि एक मेरा फ्रेंड था, उसका किटी पार्टी थी, लेकिन मेरे को वहां पे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड एक्चुअली मुझे लेने आ गई है और मैं ऐसा रोतली शक्ल दिखाऊंगी, मतलब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ब्यूटीफुल थी और ऐसा शक्ल में दिखाऊंगी। तो थोड़ा उन्होंने क्या किया, 5-10 मिनट थोड़ा मेकअप कर लिया। बोले एक्चुअल में क्या है, कुछ अर्जेंसी पर्सनल रीजंस है तो हम नहीं आ सकते। ठीक है, आप मत आइए किटी पार्टी में, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। तो गई, अब मेकअप कर लिया तो अब कहाँ से आंसू आएंगे तो घर गई तो इतने में बहू उनकी चिल्लाने लगी, अरे देखो कल मुही कहीं की, पति मर गया और मेकअप करके फ्रेंड्स के साथ जा रही है किटी पार्टी में। अरे कहाँ गई आप, तो हमेशा मुझे चिल्लाती रहती है, अच्छे थे मेरे पति लेकिन अब आपके साथ पता नहीं क्या। चलो ठीक है, और क्या क्या नहीं रह सकती मेरे साथ, छोड़ के चले जाओ फिर ये घर, जाओ अपने पिता के घर, क्या लाई थी तुम अपने पिता के घर से। तो ऐसे करके उनमें झगड़ा हो जाता है। इतनी देर में पिता आते हैं और वो क्या बोलते हैं, एक काम करो, मेरे को न बहू से कोई दिक्कत है न सास तुम्हारी पत्नी से कोई दिक्कत है, तुम आधी आधी प्रॉपर्टी बांट लो और हम अलग रह जाते हैं। अब बेटे को, बेटा वहीं पे पड़ा है, अभी तक जलाने का भी बात नहीं हुआ है, किसी पंडित को भी नहीं बुलाया, ये सब बातें चल रही है क्योंकि झगड़ा इतना बढ़ गया था। तो वो बोले कि पिता ने जैसे ये सब बात बोला तो उनकी सास जो चिल्ला उठी, बोले मेरा एकमात्र बेटा था, ये आई कितने 6-7 महीने 1 साल हुआ है इसको, हम कितने जन्मों से रह रहे, हमारी मेहनत की प्रॉपर्टी ऐसे ही आधी दे देंगे, जाओ बच्चे लेके, नहीं चाहिए हमको, हम अपना दूसरा देख लेंगे, हमारे 2 बच्चे और हैं, जाओ उनको लेके, हम उनके पास चले जाएंगे। तो ये सब सुन रहा था वो व्यक्ति खड़े खड़े सोते सोते। और फिर जैसे ही वो थोड़ी देर बाद उठा, बोले ओ वाह वाह आप वापस आ गए, हमें तो उम्मीद थी आप आएंगे। तो मैंने बोला, वो बोले मैं सुन रहा था ध्यान से, आपको कितनी उम्मीदें थी मुझसे। तो एक्चुअल में ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है इस मटेरियल वर्ल्ड का। आप कहीं भी चले जाएंगे इस दुनिया में, कोई भी रोएगा तो मैक्सिमम थोड़े समय के लिए, लेकिन खाना बंद नहीं करेगा। वो शरीर के जब पोषण रहता है, वो एंजॉय करना बंद नहीं करेगा, वो पिक्चर देखना बंद नहीं करेगा, वो अपने सीरियल नहीं छोड़ेगा 1-2-4 दिन से ज़्यादा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी बंद नहीं होगा। इवन चाय तक भी बंद नहीं होता चाय भी बंद नहीं होता, सोचिए। उसी से ही हाँ, रिश्तेदार चाय बोले, अरे भाभी बैठो चाय बना दूं, मेरा पति तो गुजर गया लेकिन चाय पी के जाओ थोड़ा तो ऐसा ही चलता रहता है। तो ये एक्चुअल में मटेरियल वर्ल्ड का क्या है, ट्रुथ है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे शाश्वत माता पिता कौन है, कृष्ण भगवान, ओनली भगवान है, जिसका हम भक्ति अगर अल्टीमेटली करेंगे, एक्चुअल में हमको पता नहीं कि अगले जन्म में हमारा कौन से दूसरे माँ बाप होंगे, पता है क्या? जो अभी हैं, हो सकता है अगले जन्म में वो हमारे बहुत बड़े दुश्मन पैदा हों, या हम उनके माँ बाप पैदा हो जाए वो हमारे बेटा हों, कुछ भी हो सकता है। हम उस घर में पेड़ बन जाए, उस घर में कुत्ते बन जाए, या उस घर से कई दूर कहीं और चले जाए। इसलिए प्रभुपाद जी क्रिकेट मैच देखने के लिए अवॉइड करते थे। क्यों? इस जन्म तो हमें इंडिया में मिला, अगला जन्म पाकिस्तान में मिल जाए तो क्या करेंगे? अभी जितने खुश हो रहे हैं, अगले जन्म आपको पता चलेगा क्या होगा तो अल्टीमेटली इसका कोई मतलब नहीं, ये सब टेम्पररी है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, हमने एक तो आधा लाइफ सोने में गुजार दिया बेफालतू की चीज़ों में, फिर 10 साल अपने बचपन में गुजार दिए खेलने कूदने में, फिर 10 साल गुजार दिए अपने पढ़ाई करने में, बाकी जो 30 साल बचे अपने भक्ति करने के लिए, वो भी हम अगर लस्ट में गुजार देंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? वो भी
ऐसे ही जस्ट चले जाएंगे। So the money is so dear that one conceives of money as being sweeter than honey. Money is sweeter than honey. आप किसी के पास जाइए और बोले कि हमें कुछ मनी चाहिए, तो बोलेगा मनी छोड़ के बाकी सब कुछ मांग लो। भागवतम में ऐसा कहा जाता है कि अपना धन देना मतलब अपना प्राण देना। हम किसी के पास जाते हैं कि बोले प्रभु जी हम क्या है कि कुछ कमाते नहीं हैं, हम मंदिर में रहते भगवान का सेवा करते हैं, तो क्या है आप थोड़ा हमारी मदद करिए, हमको मंदिर बनवाना है और ये सेवाओं को क्या करना है, रेगुलेट करना है। हरे कृष्णा। तो हमको क्या मंदिर को रेगुलेट करना है, तो आप क्या करिए, हमको थोड़ा सहयोग करिए। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ लक्ष्मी, एक तो कुछ लोग तो डायरेक्टली मना कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत लक्ष्मी देते हैं और क्या बोलते हैं, बोले अरे ठीक है हम देते रहते दूसरी जगह, ठीक है। अब वो सब ऊपर वाला ही करा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। बोलने को ऐसा बोलते लेकिन इनडायरेक्टली वो बता देते हैं कि हम कहाँ कहाँ और डोनेशन दे रहे हैं। तो ऐसा है कि हम बहुत बड़े उदार व्यक्ति हैं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मनी इज डियर देन हनी, मनी इज स्वीटर देन हनी। जो शहद जितना मीठा होता है उससे ज्यादा मीठा क्या रहता है, पैसा। देयरफॉर who can give up the desire to accumulate money, especially in household life? Thieves, professional servants, soldiers and merchants try to acquire money even by risking their dear life. वो अपनी जान को खतरे में डाल के क्या करते हैं, अपने पैसों का सुरक्षा करते हैं। आपको लग रहा होगा अमीर जीवन बहुत अच्छा है, सुरक्षित है। आप अंबानी से जाके पूछिए उनको कितना ज्यादा रिस्क है। इवन अभी मैं बता रहा हूँ, एक सागर के एक व्यक्ति थे, मेरे को अभी अभी कल पता चला तो एकदम जान के हैरानी हो गई। तो सागर के एक व्यक्ति थे, वो पहले सिंपल व्यक्ति थे, सिंपल ही जीते थे, लेकिन हुआ क्या कि कहीं से पता चल गया कि उनके पिताजी उनके लिए एक जमीन छोड़ गए 20 एकड़ का, और वो जमीन ऐसे एरिया में आती है सागर की जो अभी हाईली डेवलप्ड होने वाला है। तो जैसे उनको पता चला 20 एकड़ की है, तो सबको पता चल गया कि अरे 20 एकड़ इसके पास है। तो वहां का जो नेता था वो बोले कि 80 एकड़ मेरे पास है, तो मेरे को यहाँ पे कॉलोनियाँ काटनी है, तो 20 एकड़ आपके पास होगी तो मैं काट नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे को दे दीजिए 45 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से 20 करोड़ रुपए ले लीजिए, मेरे को जमीन दीजिए कुछ भी करके। बहुत अच्छी जमीन है वहाँ पे, फेमस है। तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये मेरा पिता की आखिरी निशानी है और हो सकता है इस जमीन का रेट। अब उसको डिजायर क्या थे, एक तो रीजन ये था कि पिता की आखिरी निशानी है, दूसरा क्या था, अगर इस जगह पे डेवलपमेंट होगा, कॉलोनी कटेगी, तो ये 1 करोड़ रुपए एकड़ वाला 10 करोड़ तो कुछ भी नहीं, कॉलोनियाँ कट गई, रोड आ गए, तो जो प्रॉपर्टी डीलर होगा ना उनसे आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या होगा, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बहुत पैसा आएगा लपक के, तो क्यों हम उनको बेचें। तो उन्होंने बोला कि भैया आपका जमीन जो है ऐसा टेढ़ा है, थोड़ा नक्षत्र के हिसाब से सही नहीं है, आपको दिक्कत होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूँ बेच दीजिए। तो नहीं बेचे, बोले कि अड़े रहे, बोले हमको कोई बेचने का दिक्कत नहीं है। और एक दिन क्या हुआ, उनका सडनली ये न्यूज़ आया कि वो शांत हो गए, और डॉक्टर ने ऐसा बोला कि हार्ट अटैक के कारण उनका मृत्यु हुआ। लेकिन ऐसा भी कुछ घटना आया था कि उनका मर्डर हुआ, ऐसा कुछ घटना आया था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे नहीं उनको हार्ट अटैक हुआ। तो हनी, मनी इज इवन स्वीटर देन मनी। जो पैसे कमाने को छोड़ सकता है, तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, वो सबसे बड़ा डिजायर छोड़ रहा है। क्यों? 2 चीजें देखिए, एक पैसा कमाना और दूसरा स्त्री का संग करना। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो हमारे बच्चे कुचे भी साल जो है बर्बाद कर देते हैं और हमें भक्ति करने नहीं देते, और हमारे जो इतनी प्यारी लाइफ है उसको खतरे में डाल देते हैं। तो यू कैन नॉट नो इवन इफ यू बाय एनी सेमिनार। सो ये जो टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइम को हमको मैनेज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो हाँ, डिजायर्स तो कम करने पड़ेंगे, लेकिन टाइम का सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा हमारे पास जितने साल है उसमें से ऑलरेडी व्यर्थ हो चुके हैं, बाकी थोड़े बहुत बचे, क्यों हम उसको बर्बाद कर रहे हैं और उसमें भी भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्या है अपने टाइम को इजीली मैनेज कर सकते, इजीली, एकदम फ्लूएंटली। लेकिन उसके लिए क्या है, आपके पास एक्सेल शीट या कोई पेपर होना चाहिए, अभी नहीं, अपने घर पे जाके। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। तो जैसे एक्सेल शीट या ग्राफ रहता है, ग्राफ देखा है आपने, ऐसा ग्राफ रहता है, उसमें क्या रहता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा रहता है। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट है,
ये मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा इसका फोटो। तो इसमें क्या है, 4 कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ये एक बुक है, 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ऐसा कोई बुक का नाम है, तो बहुत फेमस है वो एक्चुअल में। तो उसमें से कुछ लिया गया है और कुछ अलग अलग बहुत जगह से ढूंढ के जो है लिया गया है। तो ये इसको ऐसा जोड़ा गया है और ये बहुत अच्छा टेक्निक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सब 4 क्वाड्रेंट आते हैं, जैसे समझ लीजिए 4 हिस्से हैं आपके पास, 1 2 3 4, वो 4 कॉलम बनाए आपने और ये ग्राफ चल रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है, वो 4 कॉलम में जो सबसे पहला कॉलम है वहां पे आपको कौन से काम लिखने हैं जो आपके अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपके काम जो आप पूरे दिन में करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दिन को 1-1 घंटे के हिसाब से बांट लेना है। रात को 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और ऐसा करके रात को 12 तक वापस 24 घंटे पूरा बांट लेना है। उसके बाद आपको हर एक घंटे का डिटेल्स लिखना है कि इस घंटे में मैं क्या कर रहा था, इस घंटे में क्या कर रहा था, इस घंटे में क्या कर रहा था। और फिर उस पूरे डिटेल्स को लिख के क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट में ऐसी चीजें डालनी है जो अर्जेंट है और जो इंपॉर्टेंट भी है। आपको दो लिस्ट लिखनी है उसके सामने, 2 कॉलम और बनाने जहां पे आपने सारा अपना डेली लाइफ लिखा, जैसे स्लीपिंग और ईटिंग और स्टडिंग, माला, ये सब लिखा, भक्ति वगैरह ये सब लिखा कि 1 घंटे हम ये करते वो करते। और उसके सामने कॉलम बनाना है जिसमें एक में लिखना है हेडिंग अर्जेंट और एक में लिखना है इंपॉर्टेंट। मैं एक बना के बताता हूं, तो कॉपी वगैरह कुछ लिखने में, तो मैं एक बना के आपको शो करता हूं, तो आप उसका फोटो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। वो रही नीचे पड़, पेन है क्या, लेकिन उसके साथ पेन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट में सबसे पहले ब्लॉक में आपको कौन सी चीजें डालनी है जो अर्जेंट भी है और जो इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे समझ लीजिए कोई क्राइसिस, कहीं आग लग गई, तो उसको बुझाना क्या है, अर्जेंट है कि नहीं और इंपॉर्टेंट भी है, अगर नहीं बुझाएंगे तो खतरा हो सकता है। और उसके अलावा डेडलाइन, कोई डेडलाइन है हमारे पास कि भैया हमको क्या है आज की तारीख में ये काम खत्म करना है, तो वो अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है। और क्या है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, जैसे एग्जाम का आखिरी समय पर क्या है प्रिपरेशन करना, तो अब आखिरी समय बचा है तो एग्जाम को उस समय प्रिपेयर करना अर्जेंट है कि इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट कॉलम। क्वेश्चन अभी अपन बाद में लेते हैं तो मैं क्योंकि थोड़ा समझा देता हूं, नहीं तो लिंक टूट जाएगी। फिर दूसरा क्वाड्रेंट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के ठीक पास में जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। फिर से दोहराइए, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मतलब जैसे समझ लीजिए हमको प्लानिंग करना है कि हमारा जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें हम कितने घंटे पढ़ाई करेंगे और क्या क्या करेंगे। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन अर्जेंट है क्या, अर्जेंट नहीं है। और उसके अलावा समझ लीजिए हमको बहुत सारी नई नई स्किल्स सीखनी है, जैसे स्किल्स डेवलपमेंट का एक सेमिनार रहता है, उसमें बहुत सारी स्किल्स दिखाती है, बॉडी लैंग्वेज का दिखाते हैं कि कैसे बात करनी है आपको, कैसे हाथ मिलाना है, कैसे सब कुछ करना है। ये सब आपको आगे जाके काम आएगा। इंटरव्यू जब आप देंगे कंपनी में जाके तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज आपको नोटिस करते हैं। यूँ आपका कॉलर ऊपर उठा होगा और यूँ जाके यूँ बैठ जाएंगे, बोले अनिल कपूर जैसे आधा कंधा लटका है, तो वो आपको क्या करेंगे, निकाल देंगे, बोले आप राम लखन जी के पास जाओ, वही आपको उद्धार करेंगे। तो सबसे पहले, फिर दूसरे उसमें क्या आता है, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो कोई स्किल सीखना। और उसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग, किसी से रिलेशनशिप बनाना है। जैसे समझ लीजिए आज आपको बोलना है हमको क्या है 6 महीने में हमको 16 माला तक पहुंचना है, या 6 महीने में हमको क्या करना है, भगवत गीता पूरा कंप्लीट करना है। तो इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या अर्जेंट है, आज ही करना है क्या, हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता करना, भक्ति करना, अपना प्लानिंग करना और रिलैक्सेशन, कि भैया हमको क्या करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अभी हम इतने ज़्यादा वीक हो गए कि अब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही, नींद आती जाता, तो हमको क्या करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो ये क्या है, इसके लिए प्लानिंग करना। जितने भी प्लानिंग के काम रहते हैं वो क्या है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, विच इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या हुआ, अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, विच, फिर सेकंड उसके पास वाला नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, फिर थर्ड वाला क्या हुआ, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे समझ लीजिए कोई कॉल आया आपको और वो कॉल बहुत जरूरी है,
लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट है? कोई दोस्त का कॉल आया और वो बोले कि भैया अभी क्या करना है, अपन को पार्टी करनी है, तो नीचे आ जाओ, और मैं क्या हूँ, अपना आपका फेवरेट फूड लाया हूँ। तो देखा जाए तो अगर किसी की दोस्ती आ रही होगी तो वो क्या है, उसके लिए अर्जेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट उसके लिए भी नहीं होगा भले कितनी भी दोस्ती आ रहा हो। इसके लिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे किसी को आपको मेल भेजना हो, कोई अर्जेंट मेल भेजना हो, तो मेल कभी भी इंपॉर्टेंट रहता है क्या? मेल या मैसेज करना कभी भी भेज देंगे, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन अर्जेंट है। वैसे ही कोई मीटिंग है आपकी किसी के साथ, हो सकता है वो मीटिंग अर्जेंट हो, लेकिन हो सकता है वो इंपॉर्टेंट ना हो, कभी भी कर सकते हैं। तो वैसे ही कोई पॉपुलर एक्टिविटीज, जैसे समझ लीजिए कोई पिक्चर देखना है, वो तो अर्जेंट नहीं होता है ना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा कौन सा है? चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट क्या होता है? नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ना वो इंपॉर्टेंट है ना वो अर्जेंट है। उसमें क्या रहता है? जैसे पिक्चर देखना, हाँ, दोस्तों को कॉल उठाना और फालतू में बेफालतू में से उसकी बातें करना, और गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना, और फोन चलाना, और उसके अलावा टाइम वेस्टर्स सबसे डेंजरस जो रहते हैं, हरे कृष्ण ध्यान से सुनिए, सबसे जो डेंजरस रहते हैं वो क्या रहते हैं? टाइम वेस्टर्स। मतलब जो टाइम वेस्ट करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। उनको कुछ कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं हमारे, उनको जब भी हमारे सामने आते हैं तो पता है कि भैया 1-2 घंटे आधा घंटा जाएगा ही, और बेफालतू की बातें करेंगे, ना वो हमारे पढ़ाई के काम की, ना भक्ति के काम की, ना किसी और के काम की। होते हैं ना ऐसे दोस्त, तो वो क्या होते हैं? टाइम वेस्टर्स। तो उनसे मिलना ये क्या है? अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, एक अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, एक नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, एक नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, और एक नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमको क्या करना चाहिए? इसमें चल रहा है क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 प्रकार के क्वाड्रेंट रहते हैं। एक अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, एक फिर दूसरा रहता है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, एक तीसरा रहता है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, और एक चौथा रहता है नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। तो इन चारों में से हमें किस में सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए? हाँ, फर्स्ट वाले में। और कोई? हाँ, किस में समय देना चाहिए प्रभु जी सबसे ज़्यादा? जो अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट हो। फर्स्ट वाला कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला कि फोर्थ वाला? फर्स्ट वाला। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट है, अर्जेंट इतना नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा समय उसमें देना। हाँ, बताइए किस में सबसे ज़्यादा समय देना रहता है? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में कि फोर्थ वाले में? तो सबसे ज़्यादा समय देना है हमको सेकंड वाले में। पता है क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले को तो बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। कुछ ऐसे काम रहते हैं जो अर्जेंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन क्या वो बार बार आते हैं? आग क्या बार बार लगती है? नहीं लगती है, तो वो तो कम समय के लिए लगेगी। तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो ऑलरेडी चुपचाप शांत बैठ जाता है, क्योंकि वो बार बार आपके पास नहीं आएगा। तो डू इट नाउ, जो इंपॉर्टेंट है और जो अर्जेंट है उसको डू इट नाउ, उसको अभी कर दो। लेकिन वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिक्चर देखना अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, वो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे में क्यों ज़्यादा टाइम देना चाहिए? क्योंकि उसमें हमको शेड्यूल करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, इफ वी हैव प्लान टू फेल वी हैव, इफ वी हैव फेल टू प्लान देन वी हैव प्लान टू फेल। मतलब अगर हमने प्लानिंग अच्छा नहीं किया, इवन ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति एक प्लान के साथ आया है और अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बिना प्लान के आ गया है तो कौन जीतेगा? हाँ, एग्जैक्टली, जो प्लान के साथ आया है। तो इसलिए प्लानिंग करना और अपने आप को उस प्लानिंग में लगाना, वो कौन से किस में आता है? हाँ, किस में आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से सेकंड में। किस में आता है बताइए? समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है पक्का?
और थर्ड वाले को क्या करना है आपको? थर्ड वाले को डेलीगेट करना है। व्हाट मतलब कौन सा थर्ड वाला बताएंगे? थर्ड वाला कौन सा है? नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर अर्जेंट का मतलब क्या हुआ? तो वो हम किसी को दे सकते हैं। जैसे समझ लीजिए सरफ लाना, अगर सरफ नहीं लाएंगे तो हमारे कपड़े नहीं धुलेंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे तो पहनेंगे क्या? तो हमारे पास कोई कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। हमारे मतलब आप हो सकता है ऐसा पहन सकते हो, लेकिन मंदिर में ऐसा रूल होता है कि एक बार जो कपड़े पहन लिए फिर उसको धो के ही वापस पहनते हैं। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। या जैसे समझ लीजिए अभी राशन पानी खत्म हो गया, अब कुकिंग करना है, तो नहीं तो खाना कहाँ से खाएंगे? तो वो क्या है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अर्जेंट है। हमें भूख अभी थोड़ी लगी है, हमें खाना बनाना है। समझ रहे हैं? देखिए जैसे समझ लीजिए सोना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है और अर्जेंट है कि नहीं है? अर्जेंट है। किस किस को अर्जेंट हो रहा है? कोई बोले अर्जेंट है, प्रभु जी को अर्जेंट लग रहा है। अर्जेंट लग रहा है तो हमारे पास आश्रम है, आपको कल छोड़ेंगे, सो जाइए यहाँ पे। हाँ सो जाते हैं तो प्रसाद लेके सो जाइए, हमारे पास आश्रम है, सुबह आरती में उठा देंगे आपको। हाँ घर पे सोना है। तो चौथे तीसरे क्वाड्रेंट में क्या करना है? हरे कृष्णा। देखिए आज पीछे बार बार बात करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं सर। तो जो तीसरा क्वाड्रेंट है जो कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें क्या करना है हमको? वो डेलीगेट करना है, वो किसी और को बोलना है। अरे नीचे कोई अगर जा रहा है हॉस्टल से बाहर, तो उसको हम पैसे देके बोले अरे ठीक है तुम किराना लेकर आना। ऐसा कर सकते कि नहीं? ऐसी काफी सारी सेवा रहती है जो अर्जेंट तो रहती है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहती, तो उसको क्या करना चाहिए? हमको किसी को बांट देना चाहिए कि भैया आप कर लो। और चौथी जो नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट रहती है उसको क्या करना चाहिए? हाँ इग्नोर, उसको डिलीट करना चाहिए, उसको हमारी लाइफ से पूरा डिलीट कर देना चाहिए। जैसे बेफालतू के रील्स देखना, जिससे हमारा दिमाग खराब होता है। दिमाग खराब हुआ तो हमारी भक्ति करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? चौथे प्रकार की, जो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे गोल्स बनाना है, अब हमको सबसे ज्यादा सेकंड वाले पे टाइम देना है। तो गोल्स बनाना है, तो स्मार्ट गोल्स कैसे बनाए हम? तो स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? SMART। S मतलब स्पेसिफिक हो, M मतलब मेजर्ड हो, A फॉर अचीवेबल हो, R फॉर रिलेवेंट हो, T फॉर टाइम्ड हो। हमको सबसे ज्यादा सेकंड वाले में टाइम देना है, तो वो समझना पड़ेगा कि सेकंड वाले में हम टाइम कैसे दें। हमने प्लान कर दिया कि भैया क्या है कि कल ही मैं तो क्या है कि कल ही इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो ये क्या है? हाँ पढ़ते हैं ना, बस वही पढ़ा रहे हैं आपको, आप भूल गए, लेकिन पढ़ा सब कुछ है लेकिन फिर भी वो नहीं करते। तो ये काफ़ी सारी जगहों से लिया गया है, और इसको अगर आप करेंगे तो क्या है कि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा, आप सबसे पहले पता लगाइए कि आपका जा कहाँ पर आए सबसे ज़्यादा टाइम। और मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, सबका मैक्सिमम टाइम नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट में जाएगा, लेकिन हमको सेकंड क्वाड्रेंट में देना है। मैं इसको समझाता हूँ अभी ग्राफ बना के। तो स्पेसिफिक भैया क्या करना है हमें, क्यों करना है और किसके लिए करना है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मेजर्ड, मतलब हमें ऐसा कोई गोल डिसाइड करना है जो मेजर्ड हो। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो उसमें क्या लेते हैं? न्यू ईयर क्या लेते हैं? रिजोल्यूशन। और वो लेते हैं, और जैसे बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, न्यू ईयर का रिजोल्यूशन ले रहा हूँ, कल से मैं रोज वॉकिंग पे जाऊँगा। लेकिन होता क्या है? 1 जनवरी को जाते हैं, 2 को जाते हैं, 3 को थोड़ा लेट उठते हैं और 1 राउंड लगा के आ जाते हैं, और 4 को वापस सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए। मतलब छोटे लेवल से हमको स्टार्ट करना है। अगर हम अभी 8 बजे उठ रहे हैं और 5 बजे का गोल बनाएंगे उठने का, तो क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 8 बजे उठ रहे हैं और 7:30 बजे का बनाएंगे तो पॉसिबल होगा शायद। तो 7:30 से धीरे धीरे करके हमको 5 बजे आना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 बजे पहुंच जाना है। तो 2 दिन उठेंगे, फिर तीसरे दिन वापस फुस हो जाएंगे। फिर अचीवेबल, वो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताया कि मैं कल ही देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो ये क्या संभव है? नहीं है। तो वो अचीवेबल होना चाहिए हमारा गोल्स। और रिलेवेंट मतलब क्लोजली कनेक्टेड टू ऑब्जेक्टिव। भैया हमको करना क्या है? हमको करना है कॉमर्स के डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है हमारा, और हमको CA बनना है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? डॉक्टर से जान पहचान बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। तो ये क्या है?
ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो ये क्या है, हमारे गोल्स से रिलेटिव नहीं है, रिलेटेड नहीं है। और टाइम्ड, टी फॉर टाइम, स्मार्ट, स्मार्ट का टी आखिरी का क्या है, टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि हम क्या करेंगे 4 दिन में प्रभु जी ये काम कर लेंगे, और चौथे दिन फोन करके पूछा आपने काम किया क्या, बोले बस थोड़ी देर में भेजते हैं, वो दिन निकल गया। कल फिर फोन किया, बोले ये काम हो गया क्या, बोले आज प्रभु जी पक्का। और ऐसा करके हफ्ते 2 हफ्ते निकल जाते, पता चले वो 4 दिन वाला काम 4 हफ्तों में भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि इस तारीख को चाहे जमीन हो जाए आसमान एक हो जाए, हम क्या करना है, अपना काम कंप्लीट करना है। तो ये क्या होता है, स्मार्ट गोल्स सेटअप करना।